तो चलिए इसे समझते हैं। हर साल एक समय आता है जब बहुत से लोगों के लिए टैक्स शब्द थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। हाँ, डेडलाइंस, फॉर्म्स, नंबर्स। बिल्कुल, एक सिरदर्द जैसा लगता है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी के तौर पे न देखें, बल्कि एक ऐसे टूल के रूप में देखें जो असल में हमारे वित्तीय जीवन को बेहतर बना सकता है। एक तरह से ये हमारी फाइनेंशियल ऑटोबायोग्राफी यानी वित्तीय आत्मकथा लिखने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हम इसी आत्मकथा के सबसे जरूरी चैप्टर को समझने वाले हैं। भारत में इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना। हाँ, हम इसकी प्रक्रिया और इसके महत्व को गहराई से समझेंगे। हमारी ये चर्चा डॉक्टर राहुल खराट के एक विस्तृत लेख पर आधारित है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत रिटर्न फाइलिंग के हर पहलू पर रोशनी डालता है। और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि रिटर्न कैसे और कब फाइल करना है, बल्कि ये समझना है कि यह क्यों इतना जरूरी है। हाँ, तब भी जब आपकी कोई टैक्स देनदारी ना बनती हो। हाँ, हम इसके फायदों से लेकर देर से फाइल करने के जो गंभीर नतीजे हो सकते हैं, हर बात पर गौर करेंगे, ताकि ये सिर्फ एक मजबूरी न लगे बल्कि एक सोचा समझा वित्तीय फैसला लगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये आयकर विवरणी या जिसे हम आम भाषा में इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर कहते हैं, आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ सरकार को ये बताना है कि देखो मैंने इतने पैसे कमाए? एक तरह से हाँ, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार को आपकी आय, उस पर बनी टैक्स की देनदारी, आपने जो कटौतियां या डिडक्शंस क्लेम की हैं, अच्छा, और साल भर में जो टैक्स आपने पहले ही चुका दिया है जैसे टीडीएस, उसका एक औपचारिक ब्यौरा है। इसका कानूनी आधार इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 139(1) है। ओके। जो कहता है कि अगर आपकी कुल आय बेसिक छूट सीमा से ज्यादा है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यहीं पर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। कई लोगों को लगता है कि अगर सारे डिडक्शंस जैसे एटीसी वगैरह मिलाकर उनका फाइनल टैक्स 0 हो गया, हाँ, तो उन्हें रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। और यही सबसे आम गलती है। कानून आपकी टैक्स देनदारी नहीं देखता, वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम देखता है, मतलब डिडक्शन से पहले की आय। बिल्कुल। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई नौजवान है शी ए, जिनकी पहली नौकरी लगी है और उनकी सालाना आय है 4.5 लाख रुपए। अब उन्होंने कुछ निवेश करके और स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठाकर अपनी टैक्सेबल इनकम को 2.5 लाख से नीचे ला दिया। तो उनका टैक्स तो 0 हो गया। हाँ, 0 हो गया। तो उन्हें लगेगा अरे वाह, टैक्स तो देना ही नहीं, तो फिर आईटीआर का ये झंझट क्यों पालना? बिल्कुल, लेकिन बस यही वो गलती कर रहे हैं। चूंकि उनकी ग्रॉस इनकम 2.5 लाख रुपए की छूट सीमा से ज्यादा है, कानूनन उन्हें रिटर्न फाइल करना ही होगा, भले ही उनका टैक्स 0 हो। इसे निल रिटर्न फाइल करना कहते हैं ना? जी, इसे ही निल रिटर्न कहते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक कानूनी खाना पूर्ति है या इसका कोई असली प्रैक्टिकल फायदा भी है? अरे, इसका बहुत बड़ा व्यावहारिक फायदा है, और वो है आपकी वित्तीय विश्वसनीयता यानी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बनाना। अच्छा। सोचिए, आईटीआर आपकी आय का सबसे पुख्ता सरकारी सबूत है। कल को आपको होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन चाहिए तो बैंक सबसे पहले क्या मांगता है? पिछले 2-3 साल के आईटीआर्स। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था। वो फ्रीलांसर थे, अच्छी कमाई थी, पर आईटीआर फाइल नहीं करते थे। जब होम लोन लेने गए तो दिक्कत हुई होगी। बहुत दिक्कत हुई। बैंक ने उनके एप्लीकेशन को लेकर बहुत सवाल उठाए क्योंकि उनके पास अपनी इनकम का कोई ठोस सबूत ही नहीं था। यही बात है, बैंक के लिए आपका आईटीआर एक भरोसे का दस्तावेज है। यही नहीं, अगर वीजा के लिए अप्लाई करना है, खासकर अमेरिका या यूरोपियन देशों के लिए, हाँ, वहां भी मांगते हैं। एम्बेसी भी आपका आईटीआर देखकर आपकी वित्तीय स्थिति का अंदाजा लगाती है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वानी हो या कोई बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी हो, हर जगह आईटीआर काम आता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबको पसंद है, अपना ही पैसा वापस पाना। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कंपनी ने पहले ही सैलरी से टीडीएस काट लिया है तो फिर रिटर्न भरने का असल फायदा क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अक्सर एक अनुमान के आधार पर काटा जाता है। हो सकता है आपके एम्प्लॉयर को आपके सारे निवेशों के बारे में पता ना हो। सही बात है। मान लीजिए श्री सी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। उनकी कंपनी ने अनुमान के हिसाब से साल भर में 30,000 रुपए टीडीएस काट लिया, लेकिन साल के आखिर में उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, होम लोन पर भी कुछ ब्याज चुकाया, जिससे उनका असल टैक्स सिर्फ 20,000 रुपए ही बनता था। तो इसका मतलब सरकार के पास उनके 10,000 रुपए ज्यादा चले गए? बिल्कुल, और ये 10,000 रुपए वापस पाने का एकमात्र तरीका है आईटीआर फाइल करना। अच्छा, सिर्फ आईटीआर फाइल करना? हाँ,
जब वो रिटर्न फाइल करेंगी और अपनी सारी कटौतियों की जानकारी देंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके क्लेम को वेरीफाई करेगा और वो अतिरिक्त 10,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में रिफंड कर देगा। बिना ITR फाइल किए वो पैसा आप कभी वापस नहीं पा सकते। ये तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है। लेकिन एक और चीज है जिसके बारे में मैंने सुना है, खासकर बिजनेस करने वालों के लिए घाटे को आगे ले जाना। ये क्या होता है? ये व्यापारियों और प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कहते हैं। मान लीजिए सुश्री डी ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया। ठीक है। पहले साल उन्हें मुनाफा नहीं हुआ बल्कि 2 लाख रुपए का बिजनेस लॉस हो गया। अब अगर उन्होंने समय पर अपना ITR फाइल किया है तो वो इस 2 लाख रुपए के घाटे को अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं। इसका मतलब? इसका मतलब है कि अगले साल अगर उन्हें 5 लाख रुपए का मुनाफा होता है तो वो उस मुनाफे में से पिछले साल के 2 लाख रुपए के घाटे को घटा सकती हैं। ओ, तो उन्हें सिर्फ 3 लाख रुपए पर ही टैक्स देना होगा? फाइल होना चाहिए। बिल्कुल। अगर देर हो गई तो आप हाउस प्रॉपर्टी के घाटे को छोड़कर किसी भी और बिजनेस लॉस को आगे ले जाने का हक खो देते हैं। और ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऐतिहासिक फैसला है। तो ये तो साफ है कि ITR फाइल करना हर लिहाज से फायदेमंद है। लेकिन क्या हर किसी के लिए एक ही तरह का रिटर्न होता है या अलग अलग हालात के लिए अलग अलग तरह के रिटर्न होते हैं? नहीं, सिस्टम को थोड़ा लचीला बनाया गया है। मोटे तौर पर रिटर्न कई तरह के होते हैं। सबसे पहला और सीधा है ओरिजिनल रिटर्न, जो आप सेक्शन 139(1) के तहत नियत तारीख यानी ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं। ये तो हो गई आदर्श स्थिति। हाँ, ये सबसे आदर्श स्थिति है। लेकिन हम सब जानते हैं जिंदगी में हमेशा सब कुछ आदर्श नहीं होता। कभी कभी डेडलाइन चूक जाती है। बिल्कुल, जो हम में से कई लोगों के साथ होता है। उसी के लिए है बिलेटेड रिटर्न। सेक्शन 139(4) के तहत अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो भी आपको एक मौका मिलता है। कब तक का मौका? आप संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने से पहले यानी 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके कुछ नुकसान हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। और एक तीसरी स्थिति भी तो हो सकती है। मान लीजिए मैंने सब कुछ समय पर किया, ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया और फिर 2 महीने बाद याद आया, अरे मैंने तो अपनी एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर मिलने वाली कटौती क्लेम ही नहीं की। तब क्या? नहीं, आप फंसे नहीं। और यही सिस्टम की खूबसूरती है। इसके लिए रिवाइज्ड रिटर्न जो सेक्शन 139(5) के तहत आता है। मतलब गलती सुधारने का मौका? हाँ, अगर आपको अपने ओरिजिनल रिटर्न में कोई गलती, चूक या कोई गलत जानकारी नजर आती है तो आप उसे सुधारने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसकी भी समय सीमा बिलेटेड रिटर्न की तरह ही 31 दिसंबर तक होती है। ये तो बहुत काम का है। हाँ, और ये गलती सुधारने का कानूनी और सही तरीका है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर आपको कोई नया डिडक्शन क्लेम करना है या कोई गलती सुधारनी है तो आप सिर्फ अपने असेसिंग ऑफिसर को एक चिट्ठी लिखकर नहीं बता सकते। आपको कानूनी तौर पर रिवाइज्ड रिटर्न ही फाइल करना होगा। बिल्कुल। तो अगर श्री ए, जैसा आपके उदाहरण में था, सेक्शन 80C की कटौती क्लेम करना भूल गए तो रिवाइज्ड रिटर्न ही उनके लिए सही रास्ता है। ये तो हो पारंपरिक विकल्प। लेकिन मैंने सुना है कि हाल के कुछ सालों में एक नया विकल्प भी आया है, अपडेटेड रिटर्न। ये क्या चीज है? ये एक बहुत ही दिलचस्प और नया प्रावधान है, सेक्शन 139(8)A के तहत। इसे आप गलती सुधारने का दूसरा मौका समझ सकते हैं, लेकिन एक कीमत के साथ। कीमत के साथ? हाँ, मान लीजिए ओरिजिनल, बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की सारी तारीखें निकल चुकी हैं और फिर आपको याद आता है कि आपसे कोई इनकम दिखाना रह गया था। मतलब डेडलाइन की भी डेडलाइन निकल गई? हाँ, ऐसी स्थिति में आप संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 24 महीने यानी 2 साल के अंदर एक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छा। इसमें आप अपनी भूली हुई आय की जानकारी देकर उस पर टैक्स चुका सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको उस टैक्स और ब्याज के ऊपर एक अतिरिक्त टैक्स भी देना होगा। कितना अतिरिक्त टैक्स? अगर आप 12 महीने के अंदर फाइल करते हैं तो 25% अतिरिक्त टैक्स, और 12 से 24 महीने के बीच करते हैं तो 50% अतिरिक्त टैक्स। तो सरकार एक तरह से कह रही है, देर आए दुरुस्त आए पर थोड़ी पेनाल्टी के साथ आए। बिल्कुल। इसकी 2 मुख्य वजह हैं। एक, लोगों को स्वैच्छिक रूप से अपनी गलतियां सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना, और दूसरा, टैक्स का दायरा बढ़ाना। एक और शब्द मैंने सुना है, डिफेक्टिव रिटर्न। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। नहीं, डरावना नहीं है। ये बस एक प्रक्रियात्मक सूचना है। सेक्शन 139(9) के तहत अगर आपके फाइल किए गए रिटर्न में कोई जरूरी जानकारी या डॉक्यूमेंट गायब है, जैसे कोई फॉर्म भरना भूल गए,
हाँ, ये टैक्स छुटवाने का चालान नहीं लगाया तो विभाग उसे अधूरा मानकर डिफेक्टिव घोषित कर सकता है, लेकिन वो आपको इसे ठीक करने के लिए 15 दिन का समय भी देते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने ये सब समझ लिया है तो उन तारीखों की बात कर लेते हैं जिनका सबको इंतजार रहता है, ड्यू डेट्स। सामान्य तौर पर ज्यादातर वेतनभोगी व्यक्तियों और ऐसे लोग जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए ये तारीख 31 जुलाई है। और जिनका ऑडिट होना है, जैसे कि बड़े व्यापारी या प्रोफेशनल्स, उनके लिए ये तारीख 31 अक्टूबर होती है। और जैसा हमने पहले बात की, बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि सरकार अक्सर विभिन्न कारणों से इन तारीखों को आगे बढ़ाती रहती है, तो हमेशा लेटेस्ट डेडलाइन को लेकर अपडेट रहना चाहिए। तो हमने रिटर्न फाइल करने के फायदे और तरीकों पर तो विस्तार से बात कर ली, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जिससे बहुत लोग डरते हैं। अगर कोई ड्यू डेट चूक जाए या रिटर्न फाइल ही न करे तो होता क्या है? देखिए, इसे नजरअंदाज करना एक बड़ी वित्तीय और कानूनी गलती साबित हो सकता है। इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। पहले वित्तीय परिणामों की बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो शायद लेट फीस होगी। सही। सेक्शन 234F के तहत एक लेट फाइलिंग फीस लगती है। अगर आप ड्यू डेट के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। 1 मिनट, 5,000 रुपये? ये तो काफी ज्यादा है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी आय बहुत ज्यादा ना हो। हाँ, इसमें एक रियायत है। अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो यह फीस घटाकर 1,000 रुपये कर दी जाती है, लेकिन फीस तो लगेगी। फीस के अलावा और क्या होता है? मैंने ब्याज के बारे में भी सुना है। वो दूसरा वित्तीय झटका है और ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। सेक्शन 234A के तहत अगर आपका कोई टैक्स बकाया है और आपने रिटर्न देर से फाइल किया तो आपको उस बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा। 1% प्रति माह? हाँ, ये ब्याज ड्यू डेट से लेकर जिस दिन आप असल में रिटर्न फाइल करते हैं उस दिन तक गिना जाता है। इसे एक उदाहरण से समझाइए। जरूर। मान लीजिए किसी का 50,000 रुपए का टैक्स बकाया था और ड्यू डेट 31 जुलाई थी। उसने अपना रिटर्न 5 महीने देर से यानी 31 दिसंबर को फाइल किया, तो उसे 50,000 रुपए पर 1% प्रति माह की दर से 5 महीने का ब्याज देना होगा, यानी 2,500 रुपए। हाँ, 2,500 रुपए। ये रकम आपको लेट फीस के अलावा देनी होगी। तो बात सिर्फ जुर्माने की नहीं है, ब्याज का मीटर भी लगातार चलता रहता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो असली दर्द सिर्फ पैसे का नहीं है। इसके परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। जैसा हमने पहले बात की थी, अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपने व्यापारिक घाटे को आगे ले जाने का हक खो देते हैं। एक स्टार्टअप के लिए जो शुरुआती सालों में घाटे में चल रहा हो, ये एक बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान है। और सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? क्या बात जेल जाने तक भी पहुंच सकती है? हाँ, पहुंच सकती है। और ये सबसे गंभीर परिणाम है जिसे कहते हैं अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन। ये सेक्शन 276CC के तहत आता है। ये कब होता है? अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये साबित कर दे कि आपने जानबूझकर यानी विलफुली टैक्स चुकाने से बचने के इरादे से रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जानबूझकर मतलब अगर कोई सच में भूल गया तो? कानून कारण को देखता है। लेकिन अगर आपकी आय बहुत ज्यादा है और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये मानना मुश्किल हो जाता है कि आप भूल गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण केस भी है। अच्छा। कोर्ट ने कहा था कि रिटर्न फाइल न करने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है, भले ही आपने बाद में टैक्स और पेनल्टी चुका दी हो। और इसमें सजा क्या हो सकती है? अगर बकाया टैक्स 25 लाख रुपए से ज्यादा है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। 7 साल तक की जेल? हाँ। और अगर टैक्स कम है तो 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल और जुर्माना। ये दिखाता है कि विभाग टैक्स चोरी को कितनी गंभीरता से लेता है। तो आज की चर्चा का सार क्या है? अगर हम इन सभी जानकारियों को एक साथ देखें तो क्या टेक अवे है? सबसे बड़ा टेक अवे तो यही है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना सिर्फ एक कानूनी बाध्यता नहीं है, ये आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक जरूरी कदम है। ये आपकी फाइनेंशियल कुंडली की तरह है। हाँ, जो आपकी विश्वसनीयता बनाती है। ये आपको लोन दिलाने, वीजा पाने, अपना ही पैसा रिफंड के तौर पर वापस लेने और व्यापारिक घाटों का सही प्रबंधन करने में मदद करता है। और ये भी कि सिस्टम सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बनाया गया है। बिल्कुल,
ये आपको रिवाइज्ड और अब अपडेटेड रिटर्न के जरिए अपनी गलतियों को सुधारने का एक उचित मौका भी देता है। समय पर और सही जानकारी के साथ रिटर्न फाइल करना न केवल आपको इन सभी वित्तीय और कानूनी परेशानियों से बचाता है, बल्कि ये एक पारदर्शी अर्थव्यवस्था बनाने में भी मदद करता है। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने बात की कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या होता है, पर सोचिए जब आप नहीं करते हैं तब क्या होता है। आज की डिजिटल दुनिया में आपके बड़े वित्तीय लेन देन जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, क्रेडिट कार्ड पर भारी खर्च करना या विदेश यात्रा, सब पर सरकार की नजर है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि क्या उन्हें पता चलेगा। आज की दुनिया में भी शायद सब जानते हैं। बिल्कुल, असली सवाल ये है, क्या आप अपनी वित्तीय कहानी खुद लिखना चाहती हैं या आप चाहती हैं कि सरकार आपके अधूरे डेटा के आधार पर आपके लिए वो कहानी लिखे। ITR फाइल करना अपनी उस कहानी पर नियंत्रण रखने का पहला और सबसे जरूरी कदम है।